चलें सर, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एंड वेलकम टू कैफ 6 FAR 1 के बाद FAR 2 इंशाल्लाह। चलिए सर, सबसे पहले क्विकली 2 मिनट में जो बच्चे मुझे पहली दफ़ा देख रहे होंगे उनको अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करा दूँ, फिर हम बढ़ेंगे आगे। CA जो है मैंने स्टार्ट किया था 2008 के आसपास, कंप्लीट कर लिया 2014 में। आर्टिकल्स PwC से की, फिर के इलेक्ट्रिक चला गया। के इलेक्ट्रिक के बाद यूनिलीवर में रहा। यूनिलीवर में उनके फूड सेगमेंट को आप समझे फाइनेंस बिजनेस पार्टनर, आप ये समझे फाइनेंस मैनेजर होता है, वो था। वहाँ से फिर मैं मूव हुआ कहाँ पर सर? वहाँ से हम मूव हुए, एक कंपनी थी लोड्स लिमिटेड, और इस नीयत के साथ मूव हुए कि इंशाल्लाह अपना काम करना है। प्लानिंग की थी कि अपना काम करना है, अल्लाह ने उसमें साथ दिया इंशाल्लाह। और 2020 में फिर अपना काम शुरू कर दिया, अपनी फर्म करें। अभी एक फर्म है पाकिस्तान की टॉप 15 फर्म्स में आती है, जाहिद जमील एंड कंपनी। उसके 5 शहरों में ऑफिसेज हैं। उसका कराची ऑफिस का पार्टनर मैं हूँ, मेरे साथ एक और साहब भी हैं माशाल्लाह। तो बेसिकली ये है, ये तो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड था, तकरीबन आप समझे 15 साल का। बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह, उसमें और बताएंगे। उसके अलावा फिर मैंने सर क्या किया? उसके अलावा फिर मैंने जो है टीचिंग स्टार्ट कर दी थी 2000, जैसे आर्टिकल्स खत्म हुई 2014 के आसपास स्टार्ट कर दी। अब माशाल्लाह टीचिंग में भी 11 साल हो गए। इस पेपर से, ये पेपर मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचिंग के अंदर मेरी पहली मोहब्बत है। इस पेपर से मैंने टीचिंग स्टार्ट की, और इस पेपर के अंदर माशाल्लाह 3 गोल्ड मेडल है हमारे। और इसके अलावा KNS से ही है। इसके अलावा 2017 में फिर मैंने पेपर FAR 1 बढ़ाया, फिर 2020 में FFR बढ़ाया। अब इंशाल्लाह जो है डेटा वाला पेपर है 2025 में, फिर मैंने ये पेपर इंशाल्लाह कराऊंगा। सर इधर टीचिंग का बैकग्राउंड। अब आता हूँ इस पेपर का बैकग्राउंड। इस पेपर के बारे में सुनेंगे मेरे सब बच्चे। सर ये जो पेपर है, आप यकीन माने मेरा बच्चा कि ये पेपर आपका असल में बुनियाद डालेगा उस चीज की जिसकी वजह से आपका दुनिया भर में नाम है। कल मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मैनचेस्टर से आए, वो UK से। उसने एक बात बोली, आपको एक बात दुखी लगेगी, अच्छी बुरी लगेगी, लेकिन फिर वो अच्छी भी लगेगी। कैसे? उसने बोला, आसान, तुझे पता है हमारे जो CAs हैं ना, हमारे जो CAs हैं, उनकी बात, अच्छी बात यह है कि दुनिया अब उनको मानती है कि टेक्निकली वो बहुत साउंड है। अच्छा, दुनिया कैसे मानेगी कि टेक्निकली वो बहुत साउंड है? सर जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, बोला जॉब पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अच्छा परफॉर्म सिर्फ 2 चीजें करवाती हैं। पूछो क्या? IFRS, यहां का टैक्स दुनिया भर में नहीं चलता है, IFRS और आपके आइजास, उसमें भी मेजर क्या होते हैं? IFRS। और ये पेपर पूरा IFRS बेस्ड है तकरीबन। बोला यार इस पेपर की वजह से हमारा दुनिया भर में माशाल्लाह नाम। आपकी डिमांड क्यों है? आपसे इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा सवाल किसके होंगे? IFRS के। अभी आप फर्म के इंटरव्यू में जाएंगे ना, आपसे IFRS के और आइजास के सवाल होंगे, बाकी आप देख लेंगे टैक्स वैक्स के शायद ही कहीं हो। टैक्स उसके लिए अच्छा है जिसको पाकिस्तान में रहना है, लेकिन आप सबका तो दिमाग कहाँ का बना हुआ है। तो सर ये पेपर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग आपको दुनिया भर के लिए इंशाल्लाह क्या कर रहा है? रेडी कर रहा है। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। इसको अच्छे से पढ़ना है, लॉजिकली पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आप जो है परेशान ना हो। चलिए सर, अब आते हैं सर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। अगर मैं आपको बताऊं इसकी हिस्ट्री, ये पहले सिलेबस में था, और FAR 2 के नाम से जब हमने भी पढ़ा था, ये FAR 1 होता था, FAR 2। फिर इसके ऊपर मेजर चेंज आया 2014 में। 2014 में कंसोलिडेशन इसके अंदर डाल दिया गया। दूसरा मेजर चेंज इसके अंदर आ गया 2019 में। सही है। तीसरा मेजर चेंज अब इसके अंदर आ रहा है आपकी ये वाली अटेम्प्ट में, कि अब इसके अंदर मेजर तो मैं नहीं कहूंगा, 2-3 टॉपिक्स ऐड हुए हैं। 2-3 टॉपिक्स आप लोगों के लिए आसानी है। क्यों आसानी है सर? सर EPS और रेशो जो आप पढ़ चुके हैं वो इसमें अब दोबारा आ गए। ठीक है, तो EPS और हाँ, अब एक कुछ बच्चे देते हैं, अजीम बच्चे होते हैं। मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ। चलें, क्लासों में कहानियां हमारी चलती रहेंगी, लेकिन टॉपिक रिलेटेड ही। सर मेरा एक स्टूडेंट था, और वो बंदा, मैं कहता हूं कि उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन स्कीम आई है। मजाक में क्यों? मैंने CA क्या कहा, तुम्हें कब स्टार्ट किया? मैंने 2008 में। उसका नाम नहीं लेंगे, उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखेंगे। वो बंदे ने स्टार्ट कर दिया था 2010 में, BCom के बाद। अच्छा, उसने स्टार्ट किया 2010 में CA, और आज तक उसके 2 ही पेपर पास हैं, FAR 1 और FAR 2। और वो
मुझे बोलता है सर बाकी पेपर भी आप पढ़ाने पास हो जाए। मैं कहता हूँ भाई तू सीए छोड़ ले, उसको मैंने ऑफर दी। अच्छा एक दिन मेरी उससे, अब उसका दिमाग देखें आप, मेरे पास अब हमारे पास आया ना FAR 1 पढ़ने, उस टाइम पे मैं और एक और टीचर थे, वो हम पढ़ा रहे होते थे FAR 1 का रिफ्रेशर। उस टाइम पे वो FAR 1 की 5-6 अटेम्प्ट दे चुका था 2019 की कोई बात है, बल्कि 7 अटेम्प्ट दे चुका था। हमारे पास आके उसने 8वीं अटेम्प्ट दी पहली, उसमें भी नहीं निकला, 9वीं में निकला। एक दिन मुझे बोल रहा है, अच्छा फिर मैंने उसको बोला यार तो तेरा टाइम जाया हो रहा है, मेरी फॉर्म में भी आ जाना, 20 में वो मेरी फॉर्म में आ गया। बोलते सर अल्लाह का शुक्र है मेरा FAR 1 रुका। मैंने कहा क्या बात कर रहा है पागल आदमी। बोलते अल्लाह का शुक्र है। बोला सर देखे ना कितने नए टॉपिक FAR 1 में उस टाइम पे आए थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बोला सब गवर्नमेंट। सर अगर मेरा नहीं निकलता, FAR 1 टाइम पे निकल जाता तो मैं टॉपिक कैसे पढ़ता। मैंने कहा बात सुन, पढ़ने के लिए पूरी उम्र पड़ी है तुझे, मतलब यार सिर्फ तू इसलिए शुक्र अदा कर रहा है माशाल्लाह के तेरे पेपर रुका तो तुझे नए टॉपिक्स पढ़ लिए। मैंने कहा भाई तो आप लोग टेंशन ना लें इस बात पे, कोई वो नहीं कि सर हम IAS 38 तो हमने पढ़ा नहीं है, एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ा नहीं है ना। अगर वो आ गया तो एक बात मैं आपको बता दूं, उसका बेसिक मैं आपको दे दूंगा, सही है ना। क्यों दूंगा? क्योंकि आपको पता है FAR 1 की चीज़ें FAR 2 में टेस्ट होती हैं, ये भी अभी हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक देंगे, बाकी इंशाल्लाह CA फाइनल तक पहुंचते पहुंचते। और अब मैं आपको 38 तो पढ़ाना मेरी आपको मजबूरी है। पूछे क्यों? क्योंकि सर वो ऑडिट में टेस्ट होगा। 38 जो है IAS 38 एक ऑडिट का पेपर होता है, उसके अंदर उसकी बड़ी एडजस्टमेंट है। आपको ना FAR 2 की चीजें ऑडिट में, तो आपको उसकी बेस तो पता होनी चाहिए ना भाई। तो 38 का हम आपको इंशाल्लाह एक अच्छे से ओवरव्यू देंगे, क्या होता है कैसा होता है। हाँ आपके पास ICAP की एक और पॉलिसी है कि जो भी नया टॉपिक FAR 1 में अभी आया वो आपके पास इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वो करेंगे। तो सर ये पेपर इज वन ऑफ दी, मैं कहूंगा कि अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का रिजल्ट परसेंटेज वाइज कैफ में सबसे अच्छा पेपर है। इसका एवरेज रिजल्ट 30+ ही आता है, 35-40% आ रहा होता है। वजह क्या है? क्योंकि सर इसके अंदर ISS हैं और ISS लिंक है, ठीक है ना सर। तो ISS पढ़ना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू टॉपिक्स लाइक NPO, रेशोस, जिसकी बैक पे कहीं भी सवाल कहीं से भी उठ करके आ जाता है, ठीक है सर। अब आ जाते हैं सर, और इसकी हम हमेशा की तरह जो एक हमारी वो होती है स्टार्ट पे, हम इसकी अपनी स्ट्रेटजी भी बताएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। आ जाए चलें सर। वाई स्टूडेंट्स फेल इन FAR 2? सर ये सारे जो हमने अखज़ किए ना, वो हमने अखज़ किए हैं ICAP के एग्जामिनर कमेंट से, ठीक है ना। कि रीजंस, पहला रीज़न है सिलेक्टिव स्टडी। सर हमारे जो बच्चे लोग हैं ना, ये खास तौर पे जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, तो हमारा प्यारा प्यारा बच्चा क्या करता है, हमारा प्यारा प्यारा बच्चा करता है वो चीज़ें जो है सिलेक्टिव स्टडी करके जाता है। वो पेपर में जो है ना अच्छे से नहीं जा रहा होता है, ठीक है। न्यू बुक बेटा आज ही मैं आपके पास, उसमें हमें सिर्फ तो हमने न्यू बुक बना ली है, बस उसमें जो हमें EPS रेशोज के अच्छे सवाल डालने, ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी की मैं अभी बात करूंगा उस पर। तो सर पहला रीजन है सिलेक्टिव स्टडी, ये हमारी गारंटी है इंशाल्लाह आपको पूरा पेपर का जो है मैं और सर काजी शेयर करेंगे इंशाल्लाह पेपर का कंटेंट, जैसे कि FAR 1 में भी शेयर करते थे, तो मैं और सर उमर काजी शेयर कर रहे होंगे। लेकिन सर रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन फेल होने का सिलेक्टिव स्टडी। दूसरा रीजन पता है क्या है? एज पर ICAP टू मच टाइम इन 1 और 2 क्वेश्चन। अब सुनिएगा वही बात जिसको मैं अपनी जबान में क्या कहता हूं, बताएं क्या होता है सर? वो टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट में हमेशा आपको एक बात कहता हूं, वो बात क्या है कि सर हमारा बहुत सारा बच्चा क्या है सर, बेवकूफ हो जाता है। क्यों सर? CA शुरू में भी कहा था, बार बार कहता हूं कि सर CA नाम है 3 चीजों का, अंग्रेजी अच्छी कर लो, मैथ्स अच्छी कर लो, पेपर के अंदर टाइम और प्रेशर मैनेज कर लो।
ये 3 काम अगर तुमने पूरे सीए में कर लिए मेरा बच्चा, तुम यकीन मानो, ये मेरी तुम्हें गारंटी है कि तुम लोग इंशाल्लाह पास कर लोगे। सही है सर? टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक है। और अब ये कैसे करेंगे सर? हम क्लास में सीखेंगे। आप देखेंगे मैं बहुत सारे सवालात जो है ना FAR1 में बहुत सारे बच्चों का मुझसे इतना वास्ता हमारा नहीं पड़ता क्योंकि मेरा कंटेंट थोड़ा कम है वहाँ पे। लेकिन सर यहाँ पर आप देखेंगे तो हम बहुत सारे सवालात मैं आपको दूंगा कि यार आप लोग करें, और आप लोगों को बताऊंगा कि यार इसमें से मार्क्स कैसे निकालने। क्योंकि सर ये जो चीज़ है ना, जो खुद से करने का अप्रोच है, हमारी यहाँ पर जो है ना हफ्ते के अंदर 3 दिन मुलाकात होगी कम से कम, ठीक है ना। तो सर ये टू मच टाइम इन 1 और 2 क्वेश्चंस, 1 और 2 क्वेश्चन में बच्चा इतना टाइम लगा देता है, इतना टाइम लगा देता है कि उसके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम बचता ही नहीं है, ठीक है सर। तो सर हम इसके लिए स्मार्ट, इसको मैं स्मार्ट स्टडी, जिंदगी में याद रख लो, स्मार्ट स्टडी करो। मैं आपको अपने सामने की मिसाल दूं, मैं आपको एक ये जीती जागती बड़े हल्फियन बता रहा हूँ ये बात मैं आपको। जो बच्चा स्मार्ट स्टडी के उसूलों को फॉलो करेगा वो इंशाल्लाह कभी नहीं सीए में मरेगा। क्यों सर? क्योंकि सर देखें आईके अपने सिलेबस ही ऐसा डिवाइस किया, अभी मैं ग्रेड बताऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा आएंगी और कौन सी चीजें कम आएंगी। किसके ऊपर? पेपर के, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी पेपर उठा लो दुनिया का, आईकेएफ का मतलब दुनिया मतलब आईकेएफ के 22 पेपर जो है, 21-22 जो भी सब मिला जाके होते हैं, अब तो खैर कम हो गए सर। उनमें से ना हर पेपर में से 30 to 40% कोर्स होगा जो पेपर का मेजर पोर्शन बना रहा होगा, 60-70 नंबर। ये चीज़ हमें सीखनी है, कौन से टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, करने सब है। लेकिन सर आप देखें ना, एग्जाम्पल से एक बात कहता हूँ, IAS 23 पढ़ा हमने, यस, पेपर में कितना आया? MCQs में आया था सर। अब IAS 23 के ऊपर अगर मैं आपकी 10 क्लासें लगवा दूं तो ये आपके साथ ज्यादती है ना। अब ये चीज एज अ टीचर हमें पता होनी चाहिए कि यार एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IAS 23 किसी जमाने में FAR2 में होता था, वो FAR1 में गया। अब आप सोचें FAR2 का एक टॉपिक जो था वो FAR1 में गया और उसके ऊपर अगर मैंने आपका बहुत टाइम लगा दिया, सर ये आपके साथ में ज्यादती करूंगा और वो ज्यादती में आपके साथ करना नहीं चाहता हूं। तो एज अ टीचर मुझे करना है कि कैसे आपको लेकर के चलना है। तो यहां तक हम क्लियर है सर। हमारी क्लासें किस किस दिन होंगी सर? हमारी क्लासें होती हैं 3 दिन होंगी इस दफा, बुध, जुमेरात और हफ्ता। सही, बुध, जुमेरात और हफ्ता इंशाल्लाह जो है हमारी क्लासेस हो रही होंगी। चलिए सर अब मैं आपको दिखाता हूं आईकेएफ की ग्रिड। ग्रिड में हमेशा कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि सर वो पेपर का टोन सेट कर देती है, आपको बता देती है कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के लिए आएगी, है ना। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम में है आप लोग माशाल्लाह। हाय 2025 पेपर का नाम पहले FAR2 होता था, अब क्या हो गया है? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। इसी से हम ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में आ गए हैं नए, कौन से जो है पुराने थे, और इसके अलावा देता है कि अब तुम लोगों को वो स्कॉलरशिप वगैरह भी, इंडोमेंट वगैरह मिल रहा है आजकल? नहीं मिल रहा है। इसमें एक चीज़ होती है स्कोप ऑफ स्टडीज, ये देखना है कि मुझसे मांग रहा है बस। हाँ इस पर आ जाएगा। आईकेएफ ने डेटा का पेपर डाला, उसमें आप डिस्कस करेंगे कि आईकेएफ की खुद डेटा प्रोटेक्शन कितनी अच्छी है। मैंने 2014 में क्वालिफाई कर लिया, आज क्या चल रहा है? 2025 मेरा आज तक स्टूडेंट आईडी चल रहा है, समझे? मेरा आज तक स्टूडेंट आईडी। तो ये हमारा आईकेएफ इतनी अच्छी जो है ना अपनी वो लेकर के चल रहा है। सर DSR में आप सलामत के साथ पढ़ाएंगे? नहीं, मेरा बैच अलग होगा, सर का बैच अलग होगा। सर की क्लास मेरे ख्याल में बुध और जुम्मे को है, मेरी क्लास होंगी बुध, जुमेरात, हफ्ता, 3 दिन। चलें सर आज आप स्टडी टेक्स्ट पे आकर के मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड भी करूंगा कौन से टॉपिक आए, कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाएं, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलें सर
अब मैं आपको बता रहा हूं टिक करके यहाँ पर किस टॉपिक में कितना इम्पैक्ट है। तो हमने कह दिया कि सर ये जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है इसके अंदर एडिशंस हुई हैं। क्या हुई हैं? एडिशन। क्या एडिशंस हुई हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो नए टॉपिक्स यहाँ पर आए हैं वो आपको पता है, ये न्यू टॉपिक आपके पास सिलेबस में ऐड हुआ है और रेशोस ये ऐड हुआ है और हमने कह दिया कि सर आपके पास सस्टेनेबिलिटी वाला ऐड हुआ है और आई के भैया ने उसको कहाँ डाला है? स्टेट एक्स में डाला ही नहीं है। डाल देगा, नहीं स्टेट एक्स रिवाइज करेगा जब आई थिंक तो इसको डाल देगा। सस्टेनेबिलिटी आपको पता है दुनिया के अंदर इस वक्त नहीं, एथिक्स अलग है। पर है ना तुम लोगों ने टैक्स में एथिक्स बस उसी किस्म के टैक्स में पढ़ते हो कि टैक्स वाले बंदे को एथिकल क्या जैसा होना चाहिए, यहाँ पढ़े। सर ये भी न्यू टॉपिक हुआ है और 2 टॉपिक आपके पास, 3 टॉपिक डिलीट हो गए। पता है कौन कौन से? डिलीशंस भी देख लेते हैं। सर डिलीशंस में आ जाते हैं हमारे पास इंटेंजिबल्स, लेकिन मैंने कहा है कि मैं आपको इसका मोस्ट प्रोबेबली इस अटेम्प्ट में आपका बिल्कुल टेस्ट नहीं होगा, तो मैं आपको इसको करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? ऑडिट में आपके जो है ना, तो आप FIR2 पढ़ के जब जाएंगे तो ऑडिट में आपको ऐसे स्ट्रगल ना हो। दूसरा IS 41 एग्रीकल्चर और तीसरा जो टॉपिक है उसको भी यहाँ पर आपको कराने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो था IS 1 फाइनल अकाउंट्स। अच्छा सर वो हमें अभी यहाँ पर कराने की ज़रूरत क्यों नहीं है बताओ? PRC में पढ़ा था हमने। सर नहीं, वो बेसिक और फाइनल अकाउंट जब था ना वो एक तरह से जंक्शन ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स था, उसके अंदर सारे स्टैंडर्ड मिल के आते थे। अब वो बच्चा पड़ेगा FIR1 वाला। सही है सर, अब वो कौन बच्चा पड़ेगा? FIR1 वाला बच्चा पढ़ रहा होगा। सही है सर। आए सर अब हम जरा ICAP की वेबसाइट पे जा करके देखते हैं स्कोप ऑफ स्टडीज कहाँ पड़ा हुआ है, ताकि हमें इसकी ग्रेड शेड भी पता चल जाए ना। लास्ट मुझे याद था कि ICAP ने यहीं पे डाला हुआ था। एजुकेशन स्कीम में होगा, पर 21 में शायद होगा, 25 में शायद नहीं आया। इसके डायरेक्टिव्स में होगा। नहीं, डायरेक्टिव्स में नहीं होता है। था लास्ट टाइम तक मैंने देखा था ICAP ने जो है ना, जो पुरानी स्कीम का है ये है, कहीं डाला हुआ था इसको। अच्छा ये तो ICAP भी तो हमारे हरकतें करता रहता है ना। सर गूगल से सर्च स्टडी रिसोर्स, स्टडी रिसोर्सेज में हम आ गए। हमने ICAP को एक और मशवरा भी देना है, बोलना है कि भाई तुम स्कोप ऑफ स्टडीज़ जो है ना, PRC में तो नहीं डाल दिया गलती से, नहीं है तो उसके पेपर्स की स्टडी टेक्स्ट है, कैफ में डालना चाहिए था इसको, ऊपर नीचे कहीं वो भी इसने नहीं डाला है। ये फाइनल में देखा ना। चलिए सर अगर वो होता तो हम ग्रेड के हिसाब से देख लेते, वो आ जाएगा तो हम इसको अगली क्लासेस में जो है ना हम गूगल में हम रिसर्च कर लेते हैं। स्कोप ऑफ स्टडीज देख रहे हैं, इसमें भी यही दे रहा है, लेकिन नहीं आई कि मैं आपको बताऊँ क्या कुछ शरारत कर रहा है, इसका मतलब है ग्रेड में। सही है का है? डॉक्यूमेंट सेव होगा, डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव में आ रहा है। डायरेक्टिव में बताओ कौन सा है ये? डायरेक्टिव में किधर? हाँ हाँ कहाँ से होगा? देख लेते हैं डायरेक्टिव्स अगर जो इसमें आ रहे हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम में, क्योंकि सर ये रहे पहला वाला तो यहाँ से उठा। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी सिलेबस आ रहा है पेज नंबर 21। हाँ सर ये पेज नंबर बताओ, पास से देखा एक सेकंड। सर आपको P1 P2 P3 पता है? यस। P1 क्या होता है, क्या बन के आना है? बेसिक पढ़ के आना है। P2 चीता बन के आना है। P3 वैशी। और हमने कहा T1 T2 T3 क्या था? 8 T1 का मतलब है 8 मार्क्स तक का आएगा, T2 का मतलब मार्क्स तक आएगा और T3 का मतलब 25। और आपके सिलेबस में कोई भी T3 का नहीं है। नहीं है। आ जाए सर, ये हमारी FIR, उसके आगे कैफ 1 के हमें जाना है कैफ 6 के ऊपर। अब हमें यहाँ से ग्रेड पता चल जाएगी ना, ग्रेड के हिसाब से हम यहाँ भी सर P2 है सर यहाँ पर भी
चले सर, अगर हम ग्रिड पे आए तो हमने कह दिया हमारे पास कंसोलिडेशन है, रेशोज हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन है, रेशोज हैं, ईपीएस है, और हमारे पास एक चैप्टर है कंपनीज एक्ट का। तो अगर हम यहाँ पर आए तो हम ग्रिड के हिसाब से देखें तो हमने कहा ग्रिड ए में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, एंड आई वांट कि आप लोग अगर कुछ कॉपी करना चाहें आज की क्लास में से तो वो ये करें, सही है। कंसोलिडेशन है, ये उसी का कंसोलिडेशन का हिस्सा है, ठीक है। एसोसिएट रेशोज है, ईपीएस है, उसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट पोर्शन, ठीक है। ये चार चीजें हैं हमारे पास ग्रेड ए में। ग्रेड ए के अगर आप देखें तो इसने कह दिया है कि आपने जो बड़े टॉपिक्स हैं उनका T2 और सबका ही है, उसमें से एक T1 उसने कहा इफेक्टिवली, उसके ऊपर 30 से 40 मार्क्स। कितने मार्क्स? 30 से 40। और ये आपको पता है ना आईकेप का एक उसूल है, पूछे क्या कि कोई भी नया टॉपिक होगा तो वो पहली अटेम्प्ट में 8 नंबर तक का होगा। तो इस अटेम्प्ट में ये दोनों कितने नंबर के होंगे? देखो ये तीनों T2 हैं, ये T2 है, ये T2 है। स्मार्ट स्टडी देखो यहीं से शुरू करनी है, T1 है। और आईकेप का एक उसूल है कि कोई भी नया टॉपिक सिलेबस में आएगा ना, अभी आईकेप इसके ऊपर अगर बरकरार रहता है, ये हमेशा का उसूल है, पहली अटेम्प्ट में उसको 8 नंबर तक का पूछेगा। तो उसूलन यहाँ पे रेशियोज और ईपीएस कितने के होने चाहिए? इस अटेम्प्ट में तो बड़ा सवाल किस पे आएगा? अब तक कंसोलिडेशन अब तक पिछली अगर मैं लगाऊं जब से सिलेबस में आया है तो 20, 25, 22 अटेम्प्ट में से सिर्फ 2 अटेम्प्ट ऐसी थी जिसमें कंसोलिडेशन का सवाल छोटा आया है, वरना हमेशा क्या आया था इसका सवाल पहले भी बड़ा आया था। आ जाए सर, आ जाए। तो ग्रेड ए तो ये हो गई। ग्रेड बी पे आते हैं। ग्रेड बी में हमने कह दिया कि सर हमारे पास क्या है, रेवेन्यू। हमने कह दिया कि सर ग्रेड बी में हमारे पास टैक्सेशन है, रेवेन्यू है, और हमारे पास एथिक्स है और सस्टेनेबिलिटी है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, मैं आपको बता दूं, IAS 12 है टैक्सेशन, IFRS 15 है रेवेन्यू, और सर ESG का क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड, सही है ना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। अब देखो ये T2 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T1 है। अब मुझे बताओ इसकी जो है आईकेप भैया के हिसाब से कितने की है? 25 से 35। कितनी है? 25 से 35। इस ग्रेड की वेटेज। अब सर मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, इसका मतलब है मैं तुम्हें देखो अभी से जो ना हाईलाइट करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, सही है ना, कि भैया इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो देखें सर, ये कंसोलिडेशन, IAS 12, IFRS 15 है अटेम्प्ट में, इन 3 में से किसी 2 पे क्या आ जाएगा? बड़ा सवाल। मैंने कहता स्मार्ट स्टडी पे जाना है पहली क्लास से ही, तो सर वो कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। हमें ये पता चल गया ग्रेड देख करके कि इन 3 में से 2 पे बड़ा सवाल, मतलब अगर हम लगाएं 16 नंबर 15 नंबर का भी, तो ये 3 कम से कम 30 मार्क्स से बन रहे हैं पेपर के, सिर्फ 3 टॉपिक, समझे, इस अटेम्प्ट में, तुम्हारी अटेम्प्ट जो होगी, ठीक है ना। आए सर, आए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा एक मैसेज किसका आया भाई, पुराना ही चल रहा है? नहीं, तो अभी यस आ रही है, ओके। आए सर, आए फिर मजीद आगे बढ़ते हैं, जाते हैं ग्रेड सी। ये अगर आपने कॉपी कर लिया, सर मैं क्लास के साथ क्या डॉक्यूमेंट शेयर करता जाऊंगा, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर सर? ग्रेड सी। अब सर ग्रेड सी में क्या होगा? सब बच्चे इधर देखेंगे। अदर एरियाज में आपके पास कौन कौन सा, मतलब पहले उसमें हमने कहा IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये अभी हम आज इसका थोड़ा सा हवाला देने करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे इसने कह दिया है लीजेस, फिर इसने तीसरे नंबर पे कहा है IFRS 9, फिर हमने कह दिया चौथे नंबर पे इसने IAS 37 डाला है, 10 डाला है और IAS 21 डाला है। तो हमने कह दिया कि सर IAS 37 है क्या? प्रोविजंस ऑडिट के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने कहा IFRS 8 आ गया, IFRS 9 आ गया, IFRS 16 लीजेस, 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये लीजेस,
और हमने कहा सर इसके अंदर आपके पास आ रहा है IS 37 प्लस IS 10, ये दो स्टैंडर्ड अलग अलग है, इनको मैंने एक साथ लिखा है, सही है, किसी वजह से लिखा है एक ही टॉपिक में क्योंकि ये इनकी जोड़ी है। कैसी जोड़ी है इनकी? जैसे मेरी और सरकाजी की, तो IS 10 37 साथ आते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो? IS 10 है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, के भाई 31 दिसंबर हो गए साल के बाद। IS 10 की एप्लीकेशन बताऊं? सोशी पढ़ी है तुम लोगों ने? सोशी के अंदर क्या करते हो कि सर सोशी के अंदर तुम लोग मेरा चंदा फाइनल डिविडेंड को अगले साल रिकॉर्ड कर रहे होते हो। वो IS 10 बताते हैं क्यों करते हो। वो कहता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। उसका रीजन कहां से पता चलेगा? IS 10 से पता चलेगा। फिर हमने कह दिया कि सर इसके अंदर हमारे पास IS 21 है, और हमने कह दिया कि प्रोविजंस आ गई, लीजेस आ गई, ये आ गया, ठीक है सर। हाँ, IS 21 फॉरेन करेंसी है ना, तो दुनिया भर में। तो अब हमने कह दिया सर देखें ये जो टॉपिक्स हैं इसकी इसने ग्रिड क्या रखी है, ये भी देख लेते हैं। हमने कह दिया कि सर अगर आप गौर से देखें तो इन टॉपिक से ग्रिड इसने रखी है 30 से 40। अब मैं आपको बता दूं इन टॉपिक्स में से भी जो है ना, यहाँ पर सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी जो है T2 लेवल है, जिनका T2 लेवल है। कौन से 2 टॉपिक हैं? ये 10 37 मिला करके और आपके पास लीजेस। तो अगर आप इधर देखें T2 T1 कितना नंबर का सवाल आएगा? T1 मतलब 8 नंबर। अब सर ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आज मैं तुम्हें ना अफेक्टिवली 6 टॉपिक बता दूं, और वो 6 टॉपिक जो है ना यहाँ पर सब में से 75 से 80 नंबर का पेपर बनाएंगे। वो 6 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हो गए अब लिख लेते हैं, सही है ना, ताकि तुम्हें पहली क्लास में ये बता दिया जाए कि भैया तुम लोग जो है कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने कह दिया सर पहला टॉपिक पता है कौन सा हो गया? कंसोलिडेशन। इसके ऊपर 99% अलग सवाल आएगा। कौन सा सवाल आएगा? अलग सवाल। दूसरा टॉपिक क्या हो गया? हमने पढ़ा अभी कि सर IS 12 और टैक्सेस, इसका नाम क्या है? टैक्सेस। और IFRS 15 रेवेन्यू। सर इन दोनों के ऊपर क्या होगा सर? टेस्टिंग टूल की। हमने कह दिया कि इन दोनों में से किसी एक के ऊपर ना सवाल आएगा, सही है। इफ यू आस्क मी 12 के चांसेस ज्यादा होते हैं। चौथा टॉपिक हमारे पास है लीजेस, और 5वां है उसको मैं 7 लिखता हूं, IFRS 16 है। वैसे ये देखा जाए IS 37 प्रोविजंस प्लस IS 10। सर ये जो टॉपिक्स हैं ना मेरा बच्चा, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इन दोनों में से आइदर ऑफ वन। अभी हम ये ना भी करें ना तो आपको मैंने बता दी ये 5 से 6 टॉपिक हैं। 10 37 को अगर अलग समझोगे, वरना हम इनको पढ़ते भी साथ ही है ना, इनमें से आप मुझसे आज लिख लें 70 से 80 नंबर का पेपर कंफर्म है। क्या है सर? कंफर्म है 70 से 80 नंबर ये टॉपिक्स मुस्कुराते हुए आपको दिला देंगे। ये मेरा आपको वादा है, दावा है एज पर ग्रिड, ठीक है सर। क्योंकि सर देखिए 3 बड़े सवाल, स्ट्रक्चर वही है। कंसोलिडेशन पे तो लाजमी आएगा इस अटेम्प्ट में, लेकिन अगली अटेम्प्ट में इनमें 2 टॉपिक और ऐड हो जाएंगे, रेशियोज और EPS। हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में भी डाल दे, लेकिन डालेगा ना तो भी ICAP को देखो थोड़ा सा एहतियात करता है कि नए टॉपिक आए ना तो छोटा सवाल। लेकिन सर ये इस अटेम्प्ट के लिए 5 टॉपिक हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलिए सर, हमारी नई बुक बिल्कुल है, हमारी बुक आ चुकी हुई है, वो भी मैं आपको जो है ना लेकिन हमारी बुक आज शाम में मैं ग्रुप में इंशाल्लाह डाल दूंगा PDF। कैफ वाले ग्रुप में केंजस के तुम सब हो ना, तो मैं उसका इंशाल्लाह डाल दूंगा PDF आज शाम को। अब आ जाता हूँ सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर टॉपिक के पीछे मैं आपको दूंगा लॉजिक, चीज़ें क्या हैं कैसे हैं, सही है ना, ताकि आपको स्मार्टली ये चीज़ पता हो कि सर हमें कौन सी चीज़ कैसे करनी है। और इस क्लास की मैं इंशाल्लाह आपको और एक और चीज़ भी, अब क्योंकि क्लास होगी सारी की सारी किस पे,
इसी तरीके से जब आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो वही बात है कि मैं बोल रहा हूँ और उसको लगाओ, तो इंशाल्लाह हर क्लास का आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, टॉपिक वाइज भी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आते हैं सर हम इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि सर कहीं कोई भी मसला, हम कवरेज पूरी करेंगे। देखो मैं आपको हम क्या करेंगे, हम स्टडी टेक्स्ट की एक लाइन नहीं छोड़ेंगे। स्टडी टेक्स्ट रिवाइज हुई आपकी, बहुत सारे टॉपिक में चेंजेस हुए हैं। जिस बंदे ने नई स्टडी टेक्स्ट अभी नई तो नहीं होती बनाई, उसको भी मैं जानता हूँ, बहुत काबिल इंसान है, मुल्तान शहर से उनका ताल्लुक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा जैसा मैम से, इसके अलावा सर यहाँ पर ना मेजॉरिटी टॉपिक की मेरी छोटी छोटी एग्जांपल्स बनी हुई है, सही ना। जैसे कि FR 1 में सर काजी का वो तरीका होता था ना, क्योंकि यहाँ पर T2 वाले टॉपिक्स मेरे ऐसे हैं, तो उनको हम बिल्कुल एग्जाम्पल से करेंगे। और फिर पास्ट पेपर्स कम से कम पिछली 8 से 9 अटैम्प्ट के, हम 10 अटैम्प्ट के कह लें पास्ट पेपर्स तो क्लास में करने होंगे। और उससे पहले जिनके, क्योंकि अच्छा मैं 10 अटैम्प्ट क्यों करूँगी सर, बहुत सारे टॉपिक ना 19 में आ गए, सही ना। अब जैसे कंसोलिडेशन है उसके तो बहुत पुराने 14 से, हम 14 से कर रहे होंगे पास्ट पेपर्स। कोशिश ये करना है, हम एक क्लास तकरीबन रखेंगे 2 घंटे की हमारी। उस 2 घंटे की क्लास में शुरू के 10 से 15 मिनट का हमारा क्या होगा, पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लें। सर पेपर पैटर्न वही है जो कि आपका FR 1 में होता था। अब तक क्या था, मतलब सर 3 बड़े सवाल आएंगे, एक MCQ इसका क्वेश्चन आएगा और आपके 5 छोटे सवाल आएंगे, सही है सर। अब बड़े सवाल 3 मैंने आपको बता दिया, ये 5 टॉपिक में से 3 बड़े आएंगे और इन्हीं में से जो 1-2 टॉपिक के ऊपर छोटा सवाल आएगा, इसीलिए बोला 70 से 80 नंबर यहां से बनेंगे। और बाकी हमने कहते हैं जो बाकी टॉपिक्स हैं उनमें से आएंगे। तो सर ये कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी। अब हम आ जाते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, बल्कि एक दफा मैं आपको सोच रहा हूँ बुक की जियारत भी करा दूं, है ना, हमारी बुक है, मैं आपको बुक की जियारत करा देता हूँ। ये बुक तकरीबन 400 पेजेस के ऊपर है, छोटी बुक नहीं है, सही है ना, 400 पेजेस के ऊपर ये बुक है। इसको बस आज शाम में हम लोग फाइनल करके, अब 400 से भी बढ़ जाएंगे। पूछे क्यों? रेशो 2 टॉपिक कटे भी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि भाई वो भले कट गए, कुछ भी हो गया है तो सही ना सर, हमें उसको हटा करके जो नए टॉपिक हैं, सस्टेनेबिलिटी वाला भैया आ गया। तो सर ये हमारी बुक है, सही है, ये हमारी बुक है। कौन देखें, स्टडी मटेरियल, टॉपिक समरीज, कॉन्सेप्ट बिल्डर, इलस्ट्रेशन। सर ये PDF में आपको ले लूँगा, बुक आप लोग चाहें तो ले लें तो अच्छा है, सही है सर। हमने पेज नंबर भी डाल दिए, कौन सी चीज़ किस पेज नंबर पर वो मौजूद है, कहाँ से कहते कहाँ तक की कवरेज है उसकी, सही है। और फिर अगर आप देखेंगे वो भी डाला हुआ है, 41 भी डाला हुआ है, सही है। अब आप देखें सारी चीज़ें, अब ये 38 और 41 हमें बस इसमें से हटाने, क्योंकि ये बुक हमने 2 महीने पहले पिछले उसमें रिवाइज कर ली थी। फिर हमने अब इसमें जो देखें सर हर टॉपिक आ रहा है। अब जैसे IFRS 8 है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, इसकी समरी आ रही है 1 पेजर, जो कि लास्ट दिन आपको रिवाइज करनी होगी। फिर क्या है सर इसके अंदर, इसके स्टडी टेक्स्ट के वो पेजेस भी होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने डाले, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बिल्डर, सही है। और फिर जब हम कॉन्सेप्ट बिल्डर सर खत्म करेंगे, इसमें देखें हमने डिफरेंट तरहों के ACCA के भी डालने हैं, जो अच्छे सवाल आते हैं, ICW के, ICAP की जो वो भी थे, सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी ये सारे हैं, और फिर MCQs भी जो रेलिवेंट हैं वो भी हमने डाल दिए हैं। और MCQs हमने डिफरेंट वेबसाइट से भी उठा के डालें। आपके स्टेट्स में अगर पूरे नहीं है, फिर एक क्विज का क्वेश्चन भी यहाँ पर है, आपके रेगुलर क्विज भी होंगे। फिर हमने पास पेपर्स डाले, ऑटम 19, ऑटम 20, मार्च 20, ऑटम 23, स्प्रिंग 25 के अंदर इसका कौन सा क्वेश्चन आया है, सही है ना। और पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं डालता हूँ, क्योंकि वो हम किस में करते हैं, पासिंग क्लास में करेंगे, ठीक है सर। चेंज होगी तो पासिंग क्लास में जो रेलिवेंट 1-2 टॉपिक के अलावा तो सारी चीजें होंगी सर, है ना। तो चले सर, ये बेसिकली हमारी बुक है। अब आज के में सिर्फ एक टॉपिक शुरू करेंगे IFRS 8, वो क्योंकि मैं उसके जो एक बेसिक दूंगा आपको आज की क्लास में, सही है ना। छोटे टॉपिक से शुरू करेंगे, छोटा टॉपिक, वजह उसके पीछे ये है कि पहले गाड़ी पहले गियर में है ना बेटा, गियर बढ़ेंगे फिर आएंगे। IFRS
8। चलिए IFRS 8 क्या चीज़ है? देखो सबसे पहले ना किसी भी स्टैंडर्ड का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, तो आज सिर्फ मैं इसका ऑब्जेक्टिव, इसको अफेक्टिवली स्टार्ट हम करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे कहीं ना कहीं अब इसको बहुत गौर से समझना, मैं चीज़ें ना बड़ी इंटरेस्टिंग है FR2 में, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना। यूनिलीवर का नाम सुना है तुम लोगों ने? यूनिलीवर के कितने ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो ऑपरेट करता है? बहुत सारे तुक्का, नंबर में तुक्का दो। अबे पाकिस्तान लाखों इसमें, लाखों करोड़ बिलियंस। दुनिया भर में तो अभी 60 पे पहुंच चुका है। सही है ना? हम स्क्रीन शेयर भी कर देते हैं। एक बच्चे ने कुछ कहा है कि अच्छा ये कौन है ये, सही तो इसने कह दिया। सर दुनिया भर में तो यूनिलीवर लाखों पे करोड़ों पे कुछ भी नहीं, लेकिन यूनिलीवर में कोई मेगा में 50-60 है। पाकिस्तानी मार्केट में यूनिलीवर सारे ब्रांड लॉन्च नहीं करता। अच्छा मैं यूनिलीवर को मैं आपको इस IS में ना आपको पूरी यूनिलीवर की कंपनी समझा दूंगा इंशाल्लाह। सही है? तो सर पाकिस्तान में उसके 22 ब्रांड है। कितने हैं? 22 ब्रांड, 22 ब्रांड्स है, प्लस माइनस 2-3 होते रहते हैं। अब जैसे मैं आपको 22 में कह रहा था जिस टाइम पे उसकी टी भी थी, अब यूनिलीवर ने अपना टी बिल्कुल अलग कर दिया, लिप्टन आइसक्रीम अलग कर रहे हैं ना। अब मैं आपको सबसे पहले ना यहाँ पर यूनिलीवर समझाऊंगा, सबकी तवज्जो चाहिए मुझे भैया। और ये यूनिलीवर में आपको बताऊंगा पुराना स्ट्रक्चर, नया इसलिए नए में ना उसने काफ़ी कंपनीज को डाइवर्स कर रहा है। सही है ना? यूनिलीवर में मैंने जॉब की है और मल्टीनेशनल में जॉब बहुत ज़रूर करनी चाहिए। उसके मैं अभी आपको बेनिफिट बताऊंगा आज की जॉब कहाँ करनी चाहिए, ताकि आप भाई बहनों को भी बताएं, खुद अपने लिए भी दिमाग में रखें। स्टोरी टाइम याद है ना हमारी? तो यूनिलीवर सब बच्चे प्यारे और अच्छे बड़े गौर से देखेंगे। ये यूनिलीवर समझ गए ना, तो गारंटी देता हूँ कि तुम पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छे इसको समझने वाले होगे IFRS 8 को। सही है? सर यूनिलीवर होम केयर, HC बोले तो होम केयर, ठीक है ना? PC बोले तो पर्सनल केयर। कौन सी केयर? पर्सनल केयर। और तीसरा उसका ब्रांड है फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। 3 अपने आप को पूरी यूनिलीवर ने ना 3 कैटेगरीज में तोड़ा हुआ है, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। अब होम केयर पे आते हैं। किस पे आते हैं? यूनिलीवर का होम केयर में सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? सर्फ एक्सेल। आपको पता है जब तक यूनिलीवर में था तब तक सर्फ एक्सेल नंबर 1 पे था सेल्स पे, है ना पाकिस्तान में। अच्छा दूसरा भी है इनका, बताओ कौन सा? एक और सर्फ भी है, एरियल एक्सप्रेस। हाँ टाइड पाकिस्तान में खुद नहीं ऑपरेट कर रहे होते। सनलाइट सुना है नाम? यूनिलीवर की एक बात याद रखना, अच्छा इसको भी समझना, ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। क्यों? अमीरों के लिए सर्फ एक्सेल, गरीबों के लिए मतलब अपर क्लास सर्फ एक्सेल महंगा है, वो एरियल को टक्कर दे रहा है। सनलाइट नीचे आके फिर जो है ना ब्राइट और जो है ना उनको टक्कर दे रहा होता है बाकी छोटे ब्रांड्स को। सही है ना? तो सर्फ एक्सेल, सनलाइट, डोमिक्स, ये किस में आ जाते हैं? किस में आते हैं? होम केयर। पर्सनल केयर में कौन आता है? लक्स। हमने कहा सर आपका फेवरेट लक्स। और कौन सा आता है? लाइफ बॉय। और बताओ? डेटॉल। और नहीं डेटॉल नहीं है इसका अपनी तरफ से। नहीं सर इसके अंदर पर्सनल केयर में और शैम्पू भूल गए, क्लियर फॉर मैन, सनसिल्क, एक और क्रीम्स भूल गए, निविया, पॉन्ड्स। मैं अभी तक बता तू हंसा क्यों नहीं है? आ जाए सर ग्लो एंड फेयर एंड लवली था, ये इसकी किसके ब्रांड है? अच्छा अब उन्होंने पता है क्या किया है? फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट को फूड्स तोड़ा है अलग, फूड्स में पता है उनका ब्रांड कौन सा है? बताओ। शान। रफान के सुने? कस्टर्ड वगैरह। और शान कनौर केचप, कनौर नूडल्स। पाकिस्तान में मैगी इतना नहीं बिकता है, तुम लोग पाकिस्तान में कनौर खा रहे होते हो, उसको मैगी कहते हो। सही है? अच्छा हम बहुत सारे जो सवालात इसमें वो एक्सेल में भी कहते हैं फूड एंड रिफ्रेशमेंट। अब आ जाते हैं सर रिफ्रेशमेंट्स, किस पे बात कर रहे हैं? अब ये बड़े गौर से सुनना,
रिफ्रेशमेंट्स में इनके 2 और ब्रांड है, अब एक रह गया है, वैसे 2 थे, आइसक्रीम और ड्रिंक्स। टी। पाकिस्तान में ड्रिंक्स पे नहीं है, मतलब बाकी जो है ना दुनिया भर में यूनिलीवर की ड्रिंक्स पे हैं, पाकिस्तान में आइसक्रीम में इनका एक ही ब्रांड है, कौन सा? कॉर्नेटो। वॉल्स के अंदर फिर सब ब्रांड है, कॉर्निटो ये वो है ना, देखो बड़ा ब्रांड है। तो कनौर के अंदर देखो, कनौर के अंदर केचप भी है और नूडल्स भी है, सही तो पता है, कनौर का मेयोनीज भी है। अब उन्होंने हेल्थमेंस के नाम से डिश किया। रफान के अंदर डिफरेंट कस्टर्ड है, मैं उस सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और टी के अंदर भी इनके 2 ब्रांड हैं थे, एक था लिप्टन जो अलग कर दिया, और टपाल। सुप्रीम। अबे टपाल तो सबसे बड़ा इनका दर्द सर है, सही है, टपाल ने कंपटीशन। अब सर समझ रहे हो, अब मैं आपको IFRS 8 का क्या समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव। अब तुम एक शेयर होल्डर हो यूनिलीवर के, किसके शेयर होल्डर हो? अब अगर तुम भैया यूनिलीवर के एक शेयर होल्डर हो, अब तुम को यूनिलीवर की जब हम पीएनएल बनाते हैं तो तुम्हारे पास पीएनएल में क्या आएगी, सेल्स की एक फिगर आएगी, सेल्स की ये फिगर्स आएगी, है ना, सेल्स की एक फिगर आएगी, सपोज करो 2 बिलियन, कितनी आ गई? 2 बिलियन। लेकिन तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा कि यार सर्फ एक्सेल कितना कमा कर दे रहा है, लाइफ बॉय कितना कमा करके दे रहा है, क्लियर फॉर मैन कितना कमा करके दे रहा है, कनौर अवाम नूडल्स फोड़े जा रही है ना, 2 मिनट्स कितना कमा रही है, यूनिलीवर के अंदर उसका क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको बताने के लिए कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं, इसको बताने के लिए कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं। तो शेयर होल्डर के साथ तो ज्यादती हो रही थी, अब उसका दिल चाहे। तो IFRS 8 का ऑब्जेक्टिव इसने कहा मैं हूं ना, IFRS 8 है वो आता है सर्टेन क्राइटेरिया की बेस पर, कहता है कि तुम इनको क्या करो, अलग अलग सर्फ एक्सेल की सेल्स बताओ, अलग अलग, लेकिन वो क्या है, क्राइटेरिया मीट होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, है ना, टू प्रोवाइड सेगमेंट वाइज, इसको आप ब्रांड भी कह सकते हैं, सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, समझे। अब एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं इस स्टैंडर्ड के साथ, तुम्हारे लेवल पे FAR 2 लेवल पे, सही है ना, एक ये भी होगा, अब एक और भी आएगा, सस्टेनेबिलिटी। लेकिन ये स्टैंडर्ड वो है जो तुमसे एक भी अकाउंटिंग एंट्री पास, ये किसका स्टैंडर्ड है, डिस्क्लोजर का। किसका है? डिस्क्लोजर का। ये सिर्फ तुमसे डिस्क्लोजर बनवाएगा, शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन क्या करो, खोल खोल कर बताओ। तो इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। यूनिलीवर ब्रांड है, होम केयर, यूनिलीवर का हमने कहा सर 3, यूनिलीवर को हिफ्स कर लो, 3 कैटेगरीज है, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड्स एंड फूड्स के अंदर मजीद 2, फूड्स और रिफ्रेशमेंट। फूड्स के अंदर रफान कनौल, रिफ्रेशमेंट के अंदर आइसक्रीम और टी। लेकिन ये पुराना वाला है, आज अगर तुम किसी से पूछोगे ना तो यूनिलीवर लिप्टन ये पूरा सेगमेंट यूनिलीवर बेच चुका है, समझ रहे हो, पूरा सेगमेंट यूनिलीवर तकरीबन टी तो बिक चुका है, अलग हो चुका है, आइसक्रीम भी अलग होने की तैयारी में। यूनिलीवर का एक और भी था ब्रांड फूड्स के अंदर, ब्लू। अब बोलते मैं जब तक था ना तो सर्फ एक्सेल वाज टॉप ऑन टॉप, दूसरे नंबर पे कौन था, ब्लू बैंड, रोजाना रोज ब्लू बैंड भी इन्होंने उस टाइम पे जाएगी, सही है सर। तो ब्लू बैंड सर, अब सर यूनिलीवर, अब हम ये देखेंगे कल की जो हमारी अगली क्लास होगी इंशाल्लाह, जो होगी वेडनेसडे को, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इन ब्रांड्स में से किसको किस बेसिस पर अलग सेगमेंट समझेंगे, क्या करेंगे, वो सब बातें। तो आज की क्लास में हमने सर सबसे पहले हमने पढ़ा कि आज की क्लास में कि बच्चा फेल क्यों होता है, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहा होता, सही है। दूसरी बात सिलेक्टिव स्टडी करता है, नाम सिलेक्टिव करेंगे किल स्टडी, और हम स्मार्ट स्टडी के अप्रोच से जा रहे होंगे। मैंने आपको बता दिया ग्रिड के हिसाब से कि अगर हम ग्रिड को घुमाएं मेरा बच्चा, तो ग्रिड के हिसाब से हमने कह दिया कंसोलिडेशन है, रेशोज है,
ईपीएस है, कंपनीज एक्ट वाली चीजें ये T1 की है, ये आपके पास 30 to 40 है। ग्रेड बी जो है हमारे पास, उसके अंदर भी 4 टॉपिक है, IS 12 है, FRS 15 है, एथिक्स है, सस्टेनेबिलिटी है। ये 25 से 30 नंबर है। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हाईलाइट भी किए तो मैंने वो भी आपको हाईलाइट करके बताइए, मैं आपको इंशाल्लाह भेज भी दूंगा अभी के अभी। और ग्रेड सी के अंदर क्या है सर, IFRS 8 है, IFRS 9 है और 16 है, 37 + 10 है, 21 है। और हमने कह दिया कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर मैंने आपको बता दिया कि ये 5 टॉपिक हैं, ये पेपर का 70 से 80 नंबर इस अटेम्प्ट में बना रहे होंगे, है ना सर। ये बातें हमने कर ली। और फिर हमने अपनी बुक का भी आपको करवा दिया कि बुक इंशाल्लाह जो है आपको सॉफ्ट में मिल जाएगी। हार्ड में ले लें तो अच्छा है, चाहें तो हार्ड का खुद प्रिंट करवा लें, सही है। लेकिन क्लासें 3 दिन होंगे। कौन से 3 दिन होंगे? वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। DSR का भी इसी दिन होंगे, सही है। आगे पीछे होंगे, सही है ना। तो हो सकता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं FAR 1 से इसका क्लैश मारूं, FAR 2 का, और फिर उसके बाद कौन सी क्लास हो जाए, DSR की हो जाए, सही है। तो सर यहां तक किसी का कोई भी सवाल ऑनलाइन फिजिकल? सर FAR 2 ये पूरा आप कवर करेंगे या सर उमर के साथ? सर उमर भी कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे FAR 2 के अंदर, सही है। और जो है वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे कौन से होंगे। सर उमर की बड़ी ख्वाहिश है, और अगर अल्लाह करे वो टाइम निकाल पाए तो एक कंसोलिडेशन सर उमर इंशाल्लाह कराएंगे, सही है ना। उनकी ख्वाहिश है कि मैं कंसोलिडेशन करवाऊं। और ISS मेजर पोर्शन इंशाल्लाह मैं ही आपको करवा रहा हूँ। तो सर ये है बेसिकली FAR 2। अब आ जाने सर हमेशा की तरह क्विकली आते हैं हमारे स्टोरी टाइम पे, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से हम शुरू कर देंगे चीज़ें इंशाल्लाह। बड़े एक्सेल पे मैं आपको सवालात की थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि एक इनसाइड न्यूज़ दो मैं आपको, अगले 2 साल में मोस्ट प्रोबेबली आपके कैफ के पेपर, या 1.5 साल में फाइनल तो पूरे हो गए ना, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, पता है आपको? या आपको ये जो कोर्सेज वगैरह ICAP करवाता है, ये सब क्यों करवाता है? तुम्हारा हाथ सेट हो, क्योंकि सर कंप्यूटर बेस के अंदर ICAP के लिए चेकिंग आसान है, तुम्हारे लिए करना आसान हो जाएगा अगर आप सही से हो करें, सही है ना। तो हम लिख करके भी करेंगे और हम कंप्यूटर बेस भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर अब आते हैं आज की क्लास के स्टोरी टाइम पर। आज की क्लास के हम स्टोरी टाइम में जो सबसे पहली बात करने वाले हैं वो यही है कि सर इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, पढ़ाई में भी अगर स्मार्ट बनोगे तो कामयाब। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो मेरे 2 दोस्त थे, एक दोस्त जो है ना वो इंतहाई कामचोर आदमी है, मेरी तरह आपकी तरह, है ना। आप भी है ना, कामचोर, सुस्ती होती है। उधर मैं एक रिसर्च पढ़ा था कि यार 95% लोग जो है ना दुनिया में वो लेजी है, पता है आपको, सुस्ती करते हैं। और आप और हम यही करते हैं ना यार, सुबह उठने के बाद कौन है जो सुबह उठने के फौरन बाद जो है ना तैयार हो जाता है? कितने लोग हैं जो सुबह उठने के बाद थोड़ा 5 मिनट और 10 मिनट और ये करते रहते हैं ना। तो दुनिया में अब सर, तो यार लेकिन स्टीव जॉब्स को जानते हैं, उसको, सॉरी बिल गेट्स को, उसने कहा था, उसकी एक कोट है कि मैं मुश्किल काम जो है ना एक हमेशा सुस्त आदमी को दूंगा। क्यों? वो शॉर्टकट निकाल लेगा। तो बेसिकली स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट वर्क। मैं आपको ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जिंदगी में एक चीज याद रखना, एक किताब है 80-20 रूल। अभी जैसे मैंने तुम्हें 5 टॉपिक बता दिए ना, ये हमने किसकी बेस पे किया है? कहीं ना कहीं मेरा बैक ऑफ द माइंड क्या है? 80-20 रूल। अभी 80-20 रूल क्या है कि यार आपके पास ये किताब जो बंदे ने, उसने बोला यार आपके जो है ना टोटल अगर 100 कस्टमर ने कंपनी के ऊपर लिखा, 20 कस्टमर ऐसे होंगे जो तुम्हें 80%, 80% रेवेन्यू दे रहे होंगे, और 80% कस्टमर ऐसे होंगे जो तुम्हें क्या कर रहे होंगे? 20% रेवेन्यू दे रहे होंगे। तो फोकस उन 20 पे करना चाहिए जो आपको 80%। आपकी जिंदगी में देख लें, 100 लोगों को तो जानते होगे सब, उनमें से मुश्किल से 5-10 लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो आपको खुशी देते होंगे, आपकी गम में आपके साथ खड़े रहते हैं। 90 लोग क्या होंगे? और यही दुनिया जिंदगी का स्मार्ट स्टडी का या स्मार्ट काम का रूल है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाते हैं ना सर, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑफिस में आपको काम मिला है, उसमें से ना
20% एरिया ऐसा होगा जिसके ऊपर आपके बॉस को ज़्यादा डिटेल में जाकर आपका रिव्यू करना होगा, जिसको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 80% क्या होगा? अब दुनिया में जो स्मार्ट लोग हैं ना, वो नेचुरली उनका माइंड ट्यून होता है कि किसको फोकस करें, 20% को। और जो स्मार्ट नहीं है उनका माइंड किस पे ट्यून होता है, 80%। मैंने वही कहा ना सर, देखिए पढ़ाई में भी अब IFRS 8 है, ये हम इंशाल्लाह 4 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे, है ना। अच्छा, 4 क्लास में ख़त्म कर देंगे, लेकिन कंसोलिडेशन है, उसके ऊपर आपकी 15 क्लासें लगेंगी। क्यों? फ़र्क क्यों है, भेदभाव क्यों है? क्योंकि सर वो इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक है भाई, 5 टॉपिक ऐसे हैं इनके ऊपर हमने कहा पेपर टोटल क्लास ड्यूरेशन का अगर हम 60% लगाएं, क्योंकि पेपर में यही ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो दुनिया में ना, ज़िंदगी में इस पे आ जाओ, कोई भी काम करो ना उसको ब्रेक डाउन कर लो कि यार इंपॉर्टेंट कौन सा है। दुनिया में लोगों को ब्रेक डाउन कर लो कि यार ये बंदा इंपॉर्टेंट है, इसके मैसेज का जवाब, इसकी कॉल मुझे उठानी है। ये बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पकाएगा। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनको मजाक मजाक में कहता हूँ, उनका फ़ोन उठाता हूँ, कभी कभी नहीं मन करता, मजाक में कह रहा हूँ यार बहुत पकाते हो, सही है ना। मतलब मुझे पता है कि यार वो, लेकिन मजाक में है, सही है ना। पर मुझे ये भी पता है कि यार वो आएगा, उसका काम होगा 10,000 का। यार 10,000 वाला क्लाइंट मेरी एनर्जी ज़्यादा ले जाएगा, तो मेरा जो ₹1,00,000 का क्लाइंट है उसको मैं सर्विस कैसे दूंगा, समझ रहे हो। अब 10,000 क्लाइंट है, उसको छोटी सी जो है ना कंसल्टेंसी चाहिए, सही है। और ₹1,00,000 का क्लाइंट है, उसको कंसल्टेंसी चाहिए, तो मैं किसको फोकस करूंगा, सही है ना। तो ये नेचुरल इंसान के साथ ज़िंदगी में भी इसको आप लोग फोकस करें इंशाल्लाह, तो आप लोग देखेंगे कि ज़िंदगी में कैसे बरकत आती है। आपको बरकत क्या होती है ज़िंदगी में? बरकत कहते हैं कि आपका इनपुट कम लगे, आपको आउटपुट, और अल्लाह ने इसका दिमाग बनाया है। बहुत सारे अमाल हैं, नमाजें कितनी सारी हैं ना, मतलब, लेकिन मेन है कि अल्लाह ने कहा 5, मतलब दीन में कितने अहकाम है, 5 नमाजें पढ़ लो, सही है ना। गुनाहों से बच जाओ, वो क्या है दीन का। करने के लिए कम है क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट जिक्र कर रहे हो, इट्स फॉर यू। नफिल पढ़ रहे हो, इशराक पढ़ रहे हो, इट्स फॉर। असल जिंदगी में जो ये डिफाइन कर लो, आज सोचना कि मेरे पास वो कौन से 20% लोग हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कौन से 20% काम है जो कि मेरी फ्यूचर में तरक्की करवाएंगे, ठीक है। ये करना है इंशाल्लाह। तो आज की FAR2 यहीं तक, हम इंशाल्लाह जो है 15 मिनट बाद शुरू करेंगे DSR, सही है ना। और वो क्लास इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसका अलग लिंक होगा। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।